अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आई एम योर ज़ीनत सरफराज। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आई एम श्योर कि आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। वीकेंड है तो बहुत सारे लोग घरों को भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों का आज लास्ट डे होगा, लास्ट वर्किंग डे होगा, तो उनकी कोशिश होती है कि अपनी जितनी भी दिन भर की मसरूफियत उसको फटाफट से वाइंड अप करें और अपने सारे काम काज बर वक्त कंप्लीट करके। और अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज भी मैंने देखे हैं कि अगर आपकी ऑफिस की टाइमिंग 5 बजे तो वो कोशिश करते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे तक फ्री हो जाएं ताकि जल्दी घरों के लिए निकलें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने वीकेंड को और भी ज्यादा खास बनाएं। लेकिन एक चीज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे वीक के आगाज में मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने लिए माइलस्टोन सेट किया करें, इसी तरह वीक के इख्तिताम में भी होते हैं कि जितने पूरे हफ्ते के आपके काम हैं उसे वाइंड अप करने की तो कोशिश किया करें, लेकिन अपनी सक्सेस को हम हमेशा से ये रोना रोते हैं कि वो बड़ा सक्सेसफुल है, हमारे साथ पता नहीं क्या है। अपनी सक्सेस को अपनी डेली रूटीन में तलाश करने की कोशिश किया करें। अगर हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं तभी हम कामयाब होते हैं। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक ही स्टेप में पूरी मंजिल को तय कर जाएं और आप ये सोचें कि भाई नहीं मैं एक ही बार डिसीजन लूंगा या लूंगी तो उसके बाद मेरे लिए ये कामयाबी होगी। तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहें, बेबी स्टेप्स के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी हार्ड वर्क, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव इंटेंशन। बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अब अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। वो जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट प्रोड्यूस वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में तो कमी आई है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत अभी भी जूं की तूं है। हब्स बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। हब्स की वजह से स्वेटिंग बहुत होती है। जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपको लगता है कि हवा नहीं लगी, क्योंकि हवा चल नहीं रही है। हवा एक बहुत बड़ी नेमत है और मैं पर्सनली मानसून में इस चीज को बहुत शिद्दत से रियलाइज करती हूँ कि अगर हवा नहीं चलती, बहुत शदीद गर्मी भी है लेकिन हवा चल रही है तो आपको गर्मी का एहसास उस तरह से नहीं होता जैसे आजकल के दिनों में महसूस हो रहा है। हब्स के दिनों में आपका दिल बंद होने लगता है, आपको एंग्जाइटी होती है, इरिटेशन होती है, स्वेटिंग की वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते हो, घरों से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजों में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी किया करें। मैं हर रोज इस बात पर बहुत जोर देती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि पानी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से या कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाए, पानी क्या 2 दिन घूंट आपके लिए बहुत ज्यादा रिलीफ का, राहत का बायस बनते हैं। तो अपने बहुत ख्याल रखें और खुदारा अगर आपके इर्द गिर्द कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं कोई लेबर काम कर रही है तो उन तक पानी पहुंचा दिया करें, ठंडा पानी पहुंचा दिया करें ताकि वो अपना काम बेहतर अंदाज से कर सकें। खाने पीने के बगैर हम रह सकते हैं लेकिन इस मौसम में अगर पानी हमें नहीं मिलता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपना भी ख्याल रखना है, दूसरा भी ख्याल रखना है। दूसरों का ख्याल जब हम रखते हैं तो दूसरों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर उनकी खुशियों को और भी ज्यादा मेमोरेबल बनाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और बर्थडेज विश करना मेरा पर्सनली फेवरेट हॉबी। अगर मैं किसी से सारा साल बात नहीं भी कर पाती हूँ या ऑन एंड ऑफ मेरी बात होती है तो मेरी कोशिश होती है कि उसके स्पेशल डे पर जरूर उसे विश करूं ताकि वो उसके लिए वो खास दिन बन जाए। अगर आपका अचानक से किसी ऐसे बंदे का मैसेज आ जाता है जहां पे आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होता है, आपकी बर्थडे होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और पता क्या होता है बर्थडे पे, ये मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि अगर आपको कोई विश कर देता है। एक तो मैंने अपनी लाइफ में ये बड़ा रूल रखा हुआ है, जैसे मैं अपनी भी पर्सनली बर्थडे की बात करूं कि अगर कोई मुझे विश करता है तो भी ठीक है, अगर नहीं विश करता तो भी ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आपको कोई विश कर देता है, ऐसा पर्सन विश करता है कि जहां पे आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होती है, तो आपको बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड कोई आपको विश नहीं करता है तो आपको तकलीफ होती है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते रहें और कोशिश किया करें कि आपकी जिंदगी में जितने भी मोमेंट्स आते हैं, अगर आपको कोई विश नहीं करता तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि अगर किसी ने हमें बर्थडे विश नहीं की तो हम उससे क्यों बर्थडे विश करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम दूसरों के जो उनके मोमेंट्स होते हैं उसको खास बनाएं। और वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर इसमें थोड़े से कोई खुशी के लम्हात आते हैं तो क्या जाता है कि अगर आप किसी के साथ उसको सेलिब्रेट कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर आप जो है वो दूसरों की खुशियों को दोबारा कर देंगे या दूसरों की खुशियों के लिए आसानियां पैदा कर देंगे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर देता है, तो ये बड़े जरूरी होता है। तो अगर किसी को आप बर्थडे विश करना चाहें तो जरूर करें। इसलिए खुद को नहीं रोकें कि मेरी बर्थडे आई थी तो फलां ने मुझे विश नहीं किया, फलां ने विश किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा
स्ट्रेस्ड आउट आप रहते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो इसलिए कोशिश क्या करें कि दूसरों की खुशी में खुद की खुशी को तलाश करें। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो हम खेलों की भी बात करते हैं। हमारे खेलों का, सेहत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन आजकल के हम दौर में देखते हैं, मुझे बड़ा याद पड़ता है कि जब हम बचपन में होते थे तो हम डिफरेंट तरह के खेल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, वॉलीबॉल खेला करते थे, उसके साथ साथ एक बड़ी मजेदार सी गुल्ली डंडा ये गेम होती थी, या फिर चोर सिपाही, इस तरह की गेमें बड़ी मजेदार सी होती थी। और उसमें हम क्या करते थे कि पूरे मोहल्ले के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे। आप किसी के भी घर में जाके छुप जाते थे, अब किसी के भी पेरेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती थी कि फलां का बच्चा क्यों आ गया। अब तो आजकल हम देखते हैं कि आप अपने बच्चे को नेबर्स के घर ही नहीं भेज सकते हो, कि ये कहते हो कि नहीं बच्चे अपने घरों पे अच्छे। तो पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत बोझ डाल दिया। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि हम खेलों के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई को निगलेक्ट कर दें या नजरअंदाज कर दें। पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल गेम्स भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और क्या ये सही है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं वो सिर्फ एम्फसाइज करते हैं कि हम तालीम पे तवज्जो दें, खेलों के लिहाज से हमारी कोई भी तवज्जो नहीं होती है, खेलों के लिहाज से हमारी कोई भी, हम देखते हैं कि एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही हैं। और अब बार हम ये भी बात कर चुके हैं कि खेलों को बड़ा निगलेक्ट किया जा रहा है। फैसलाबाद में नौजवान बड़ा मुतासर हो रहे हैं। तो खेलों के हवाले से आज बात करेंगे। हमारे मेहमान, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली, जैसे मैंने बात की है कि बड़े हमारे बचपन में बड़े मजेदार से खेल होते थे, गिल्ली डंडा हो गया या फिर भागम वो, रेडी गो वगैरह, जैसे ऐसे खेल आपने भी बड़े खेले होंगे। क्रिकेट लड़के बड़े शौक से खेलते थे। लेकिन एक तो वो गली मोहल्लों के खेल नापैद हो गए, और दूसरा हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने सिर्फ एजुकेशन पे बच्चों की फोकस करवा दिया। तो ये कितना ठीक है? जिन्नत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले हमने विश किया है फिजा शेख को, जो कि हमारे इदारे में काम भी कर चुकी हैं और एज अ न्यूज़ एंकर उन्होंने काम किया और बेहतरीन काम किया और हमारी बेहतरीन क्लीग हैं। तो उनको मैं भी विश करना चाहूँगा कि आपको सालगिरह की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, लंबी उम्र पाएँ, हमेशा कामयाबियाँ समेटें। और इन दिनों वो बैरून मुल्क स्टडी कर रही हैं, अल्लाह उनको मजीद तौफीक दे, पढ़ें, आगे बढ़ें और इल्म सीखें। जहाँ तक आपने बात की है खेलों की, और जो बचपन में खेल खेल जाते रहे हैं, जो अभी खेलते हैं, और जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं खेलों के साथ, और अभी फिलवक्त जो चैलेंजेस हैं हमारे मुआशरे में, तो सारी जो चीज़ों का मर्ज है, जो मजमूई अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो खेलों से जो अब हम दूर हुए हैं, या हमारी जो नस्ल नौ है या जो मौजूदा जनरेशन है वो जितनी दूर हुई है खेलों से, उसका सिर्फ एक जाविया नहीं है। या यूं हम नहीं कह सकते कि जनाब मसरूफियत बढ़ गई लोगों की, सोशल मीडिया आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो खेलों से दूरी इख्तियार कर ली लोगों ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो चीज़ है जो कि स्टेप बाय स्टेप आई हमारी सोसाइटी में, और हमने उसको तरजीही बुनियादों पर हल नहीं किया। हमने उस मसले पर फोकस ही नहीं किया कि आया आने वाले वक्त में हम इसके साथ कितने बड़े चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेंगे। मुआशरे में जो सोशल मीडिया आया उसने जोर पकड़ा, हर किसी के पास पर्सनल डिवाइस आई, हर किसी के घर में कंप्यूटर आया, हर किसी के पास सिस्टम आया, जिद्दत आती गई, और वो जो मैदान है, जो ग्राउंड्स हैं, जो गली मोहल्ले के खेल हैं, वो दूर होते गए। अब इसके दो जाविये हैं। एक तो ये है कि जनाब जो ट्रस्ट है, किसी का भी जाती ट्रस्ट है, वो कम होता गया खेलों में, बजाय कि हम फिजिकल फिटनेस की जानिब जाते। थका देने वाला अमल है, खेलों से बच्चा नजरों से ओझल रहता है वालिदैन की, बाहर जाता है गली मोहल्ले में, सेफ साइड नहीं है। तो वो जो हमारे ज्यादा सिक्योर किस्म के वालिदैन हैं, उन्होंने नजरों के सामने रखने के लिए बच्चों को सिक्योर, मैं कहूंगी थोड़े कॉन्शियस किस्म के जो पेरेंट्स हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को नजरों के सामने रखा जाए। उसमें हमने बच्चों को बड़ी एक महदूद, अपने घर की हद तक महदूद कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ना तो बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सोशलाइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। इस उम्र में जो दोस्त बनाए जाते हैं वो आपकी पूरी उम्र आपके साथ चलते हैं। गली मोहल्लों के खेल तो हमें नापैद होते हुए दिखाई दिए हैं। पेरेंट्स और टीचर की जो तवज्जो है वो सिर्फ तालीम पर मरकूज होकर रह गई है। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेजेस किस तरह से खेलों को फरोग दे सकते हैं, ये हम जानेंगे हमारे दूसरे मेहमान अली रजा से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली रजा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली, अच्छा ये बताइएगा कि हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की सारी जो फोकस है वो स्टडी पर हो गया है, कहीं हमारी फिजिकल गेम्स जो हैं इसमें मिसिंग है, तो उसको हमारे स्कूल और कॉलेजेस किस तरह से परवान चढ़ा सकते हैं? क्या ऐसे तरीकेकार है कि हम स्कूल कॉलेजेस में दोबारा से रिवाइवल कर सकते हैं स्पोर्ट्स का? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो आइडिया नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बच्चे ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट्स
स्कूल में जो है वो भेजे जा रहे हैं। और ये फैमिली में भी रिलेशन, अगर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो दूसरा जो मेरा भाई है या उसकी फैमिली का माइंड ये होगा मैं स्कूल में नहीं बल्कि इससे भी बेहतर स्कूल में, किसी महंगे स्कूल में जो है वो अपना बच्चा लगाऊं। ये घर में भी कंपटीशन चला हुआ है। तमाम तर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो 2% तमाम तर लोग जो है वो फीस में से स्पोर्ट्स का फीस लेते हैं, वो 2% किसी भी किस्म का। और उनका काम क्या है कि वो साल में एक स्पोर्ट्स गाला करवाते हैं और वो 2% जो हर माह लिया जाता है वो उनके खाते में जा रहा होता है। वो बता रहे होते हैं कि हमारा 2% जो है वो स्पोर्ट्स का जो हम फीस जो है वो आपसे ले रहे हैं। अब बात रही उनकी कि वो स्कूल लेवल पर किस तरीके से काम, देखिए उनके पास तो ग्राउंड ही नहीं है। उन्होंने जब इवेंट करवाने उसके बाद फिर आपसे फीस लेंगे और कोई प्राइवेट जगह रख लेंगे। जैसे बास स्टेडियम में अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के इवेंट होते हैं, मुख्तलिफ जगह पर एक बड़ा ग्राउंड लिया जाता है, वहां पे एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है। और अगर हम आए गवर्नमेंट स्कूल की तरफ तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑलरेडी ग्राउंड्स माशाल्लाह इतने बड़े होते हैं, वहां पे कमरे कम होते हैं, ग्राउंड ज्यादा होते हैं। तो अगर ग्राउंड वहां पे है तो उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए अभी रिसेंटली कल मैंने हॉकी का एक मैच कवर किया जिसमें स्कूल लेवल के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और यकीन करें बेहतरीन हॉकी बच्चों ने खेली और मजा आया। ऐसे लगा जैसे कोई इंटरनेशनल मैच यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप बच्चों का टैलेंट निकालेंगे या बच्चों को स्कूल लेवल से उठाएंगे तो आपको नया टैलेंट मिलेगा, तमाम खेलों में मिलेगा। ये सिर्फ ये नहीं है क्योंकि क्लास में हर बच्चा अपने अपने अंदाज का होता है, कोई कबड्डी को पसंद कर रहा होता है, कोई हॉकी को, कोई क्रिकेट को कर रहा होता है। जो बच्चा जिस चीज को पसंद करता है उसको साइड पर लगाए। और हमने पीरियड रखे होते हैं कि ये 7 और 8 जो है वो चलना होता है, इसमें से 1 घंटा आप स्पोर्ट्स को भी दें और कुछ नहीं है, कम से कम फिजिकली और वैसे उनको बताया जाए कि स्पोर्ट्स के फायदे क्या हैं, आप कितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं। वैसे हम देखते हैं कि तालीम का इस उम्र में बच्चों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। आजकल हमने कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, तो खेलों से एक तो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट भी जो रहते हैं बच्चे वो भी जरा उनकी तबीयत बेहतर होती है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। मजीद खेलों के हवाले से हम बात करेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। खेलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और खेल जहां पे फिजिकल गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल फिजिकल गेम्स से ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन पर, सिस्टम पर, लैपटॉप पर, आईपैड्स पर अपने ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम गेमिंग करें, वहाँ से पैसे भी कमाएं और बड़ा वो फिजिबल रहता है कि आप अपने बेड पर लेटे लेटे गेम्स खेलते हैं। तो अली, हमारी सोशल मीडिया गेम्स ने हमारी सेहत को और ख़ास तौर पर हमारी मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा मुतासिर किया? जीनत, आपका सवाल ही आपका जवाब है कि ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है, जो सबसे ज्यादा क्यों करती हूँ कि मैं अपने हर गेस्ट को सवाल के साथ ही जवाब भी दे देती हूँ। ये वैसे मेरा बड़ा हुनर है, मुझे बड़े सारे गेस्ट कहते हैं कि आप अपने सवाल में जवाब दे दिया। अल्लाह सलामत रखे, आपको मजीद जवाब दें आप। होता ये है कि देखें, जब भी मुआशरे में कोई चीज बिगाड़ की जानिब जाती है तो हमें उसको रोकने के लिए उतनी ही शिद्दत से उसके मद्दे मुकाबले चीज लाना पड़ती है। मतलब कि फोन आया, स्मार्टफोन्स आए, गेमिंग आई, सब कुछ हुआ और हम फिजिकल गेम से दूर हुए। हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारे सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि जो अच्छे भले समझदार लोग हैं वो भी अब इन एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। और ना सिर्फ इसके असरात निकले हैं, अब उसके मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। एक वक्त रहा है, अब आप देख लें गुज़श्ता 5 सालों से वो पबजी वाला एक ऐसा फेम आया हुआ है और वो अभी तक नहीं रुक पाया। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर में एक नौजवान ने फायर किया खुद को इसकी वजह से, पबजी की वजह से, और वो हलाक हुआ है। तो अभी तक हमने इसका क्या तैयार किया है, इसके मद्दे मुकाबिल हम क्या लाए हैं? देखें, जब मेरे जहन में ये लफ्ज आता है ना एक खेल, तो साथ में मेरे मुआशरे ने ऐसी एक डेवलप कर दी है चीज कि खेल का लफ्ज आएगा तो साथ में आएगा वक्त का ज़िया, घूमेगा बाहर, पढ़ाई से दूरी। तो क्या खेल का लफ्ज हमने मुतनाज़ कर दिया या हम खेल के लफ्ज को सही तरह लोगों के जहन में डाल नहीं पाए कि खेल फिजिकली एक्टिविटीज का नाम है जिससे ना सिर्फ हमारी जहनी जिस्मानी बल्कि एक तरबियत होती है, स्पोर्ट्समैनशिप जिसको हम कहते हैं। हमें हारने से सीखने के मौके मिलते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मौके मिलते हैं, एक दूसरे को समझने के मौके मुयसर आते हैं। हाँ। खेल बंदे को डिसिप्लिन सिखाता है, वक्त की पाबंदी सिखाता है, खेल उसका स्टेमिना है, बेशुमार चीजें हैं। अब हमने करना क्या था, जब ये सारी चीजें हुई
हमारे माशरे में एंटर होगी तो हमने उसके मद्दे मुकाबले एक ऐसा उसका मुआवजा करना था, उसके सामने चीज लानी थी जिससे इसको हम फोकस कर पाते और उसको रोक पाते, बजाय कि इतना ज्यादा मोबाइल हैवी हो गया, फोन हैवी हो गया, हम जो फिजिकल गेम है उससे दूर होकर रह गए। अब जो हमारे स्कूल हैं सबसे बेहतरीन पॉइंट्स हैं, ये जो ऑप्शनल हमने गेम्स रखी हुई ना कि यार तुमने खेलनी है, कोई खेल लो गेम, कोई क्लास में बच्चा है, जाते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब होते हैं, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, आप में से क्रिकेट कौन अच्छी खेलता है, आप में से फुटबॉल अच्छा कौन खेलता है, ये कौन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, आप सबने खेलना है। हाँ। आपके मार्क्स इसके साथ अटैच किए जाए और वो एनुअल शीट में शामिल हों कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में, और ये ऑप्शनल नहीं, ये कंपल्सरी चीज होनी चाहिए कि ये बच्चा पढ़ाई में ऐसा है, स्पोर्ट्स में ऐसा है, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में माहिर है, ये बच्चे की ये गेम भी बहुत अच्छी है, और इसको साथ में उस चीज को उसके आगे लाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, ना सिर्फ प्रमोट करना चाहिए। अब देखें अलमिया क्या है, 25 करोड़ की आबादी है, और अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं हमने अभी तक हमारे जायद जो खिलाड़ी कोई तो क्वालिफाई कर ही नहीं चुके, बड़ी तादाद में नहीं कर सके, और जो गए हैं वो मेडल की रेस में शामिल ही नहीं हुए, वो पहले से ही बाहर आते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये चीज कोई छोटी बात नहीं है कि हम 25 करोड़ की आबादी के साथ एक भी मेडल की दौड़ में अभी तक शामिल नहीं हो पाए, और जो 20-20 लाख वाली आबादी वाले ममालिक हैं, 25 लाख वाली आबादी वाले ममालिक हैं, वो 3-3 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज हमें फिजिकल गेम से दूर कर रही है अली रजा, हम उसी को यूज करते हुए अपनी यूथ को दोबारा से फिजिकल गेम्स के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम बड़े बात करते हैं कि चेंजेस लाए जा सकते हैं, नारेबाजी करते हैं, वहां पर बैठ के लंबी लंबी स्पीचेस दे सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि हम सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी यूथ को दोबारा से फिजिकल गेम्स के साथ अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो हमारे मौजूदा प्लेयर्स हैं और टॉप के प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, उनको इनामात दें, उनको एज एक आइडियल के तौर पर पेश करें, स्टोरीज, और उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर फोकस करें। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, अफसरान, उनकी जिम्मेदारी, उनको बुला के फोटो सेशन करवाया जाए, उनका एक अच्छे से प्रोमो बने, ताकि लोग पसंद करेंगे। हमारे अक्सर जो घरों में और मोहल्ले में ये चीज़ चलनी शुरू हो चुकी है, ले उन्होंने मुंडा देखो, उन्होंने जरा मुंडा है ना वो तो अज देखो की बढ़िया हुआ, की सीधे की बन गया। तो जब ये चीजें शुरू हो जाती है किसी घर के बारे में, तो उसके बाद जो बच्चे हैं फिर उसको देखना शुरू कर देते हैं कि चल ने किया है। तो मैंने ऐसे भी घर देखे जिसमें एक अगर कबड्डी का प्लेयर है तो दूसरा भी कबड्डी का प्लेयर है, अगर एक एथलीट्स की बच्ची है तो दूसरी भी, बेशुमार ऐसे घर है, वो एक दूसरे को देखने के बाद जो है वो उसकी तरफ आते हैं। तो अगर आप जब प्लेयर्स को प्रमोट करोगे, प्लेयर्स की तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे, तो जाहिर बात है हर बंदा जो है वो इस चीज पे आएगा। हमारे प्लेयर्स तो इस चीज पे फोकस करके बैठे हैं कि हमने खेलना है, उसके बाद बाहर का कोई टूर आएगा, फिर वहां से वापस नहीं आना हमने। हम वहां पे जा रहे हैं खेलने के लिए और उसके बाद फिर हम वापस नहीं आएंगे। वजह है ना कि हम अपने प्लेयर को फैसिलिटेट नहीं करते, उसको घर से अकोमोडेशन नहीं जब मिलेगी, उसे घर से जब सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो तो फिर बाहर से सहारे ढूंढेगा ही ना। नहीं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो गेम करके अपने घर का चूल्हा चला अभी भी, मतलब उनका सिलसिला इस तरीके से चलता है कि उनको मैच खेलने को मिल गया, जिसमें कबड्डी के तमाम तर प्लेयर्स का सिलसिला ऐसे ही चलता है। बहुत लिमिटेड होंगे ना। जाहिर बात है जब आप गवर्नमेंट लेवल पे आप नहीं दे, देखिए अगर आप तमाम लोगों को नहीं दे सकते, कम से कम उन लोगों को तो दो जिन लोगों ने गोल्ड मेडल लिया है। हाँ। जो नेशनल प्लेयर है हमारे, उनको तो प्रमोट, और कुछ नहीं कर सकते तो मंथली उनकी सैलरी लगा दी जाए, उनको पता चले कि मेरी सैलरी आ रही है। अब वो क्या करते हैं, वो अपने घर का काम भी करते हैं, इसके साथ साथ गेम भी करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब है, घर के अखराजात और बिल पे करना है, कल उसकी गेम है, परसों और घर में मीटर उतारने वाले आए हो, तो किसी ने ये थोड़ी, हमारे तो ये भी नहीं पूछते कि ये गोल्ड मेडलिस्ट जो लड़का है उसका घर है या नहीं है, काट के चले जाएंगे वो ये चीज नहीं देखेंगे। तो प्लेयर्स के ऊपर वो डिप्रेशन में रहता है। जब आप डिप्रेशन में बच्चों को खिलाएंगे, उनको करेंगे, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। एक और चीज में मैं बड़ी ना उसको शिद्दत से महसूस करती हूँ, आप भी शायद इस पर एग्री करें, कि सोशल मीडिया का हम बेदरेक इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए, या फिर अगर सिर्फ अपने हमसाए मुल्क इंडिया की मिसाल ली जाए, तो वहाँ का जो टैलेंट है वो भर भर के उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे स्टार्स का जो वेल नाउन स्टार्स हैं वो नेशनल टेलीविजन पर तो आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को नहीं पता होता है। बच्चे उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनके सीनियर्स कौन है, कौन यहाँ पे सक्सेस स्टोरी छोड़ के गया है, किसको फॉलो करना है। ये बड़ा एक हमारे, देखिए हमारे जितने भी व्लॉगर हैं और जितने भी सोशल मीडिया एडिटर हैं, उनको एक एज ए मैसेज भी होगा ये
कि हमने आज तक कभी भी अपने व्यूवरशिप लेने के लिए और जब भी हमने अपनी वो कहते हैं लाइक और वीडियो ज्यादा बढ़े तो हमने सिर्फ तनकीद की है। हमने कभी भी खिलाड़ी को या किसी ऐसे प्लेयर्स को प्रमोट नहीं किया जिससे आपको ये लगे कि यार इस चीज पे हम जब तनकीद करेंगे हम सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं मैंने वीडियो बनानी है ये कब मैच आ रहे, ये कब क्या करे। अभी हमारा जो ओलंपिक्स में लड़का गया है वो 25 प्लेयर थे, वो 25वें नंबर पे आया और नीचे कमेंट कर रहे शुक्र करो यार डुबया नहीं। मतलब हम तनकीद बहुत ज्यादा है। हाँ। जितनी तनकीद हम लोग इस पे करते हैं अगर हम अपने प्लेयर्स को प्रमोट करें या उनको ये कहें बेस्ट ऑफ लक आप खेलें हम आपके साथ हैं, वो एक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। वो मेंटली तौर पर तैयार होता है कि यार लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझ पे। हाँ। तो अगर हार जाएगा तो मसला नहीं है। वैसे भी अगर आप किसी को उसके वीक कहते हैं ना कमजोर लम्हे में सपोर्ट करते तो वो ज्यादा एफर्ट करता है। अली आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस सिलसिले में फिजिकल गेम्स के दोबारा रिवाइवल के लिए हमारी इंतजामिया फैसलाबाद इंतजामिया की खसूसन बात करें तो वो क्या इकदाम कर सकती है? अच्छा, पहले तो मैं आपका जो गुज़श्ता सवाल है थोड़ा सा उसको मैं लेके चलना चाहूंगा कि अली भाई ने जैसे अर्ज की कि हमारे यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स जो तजिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अली भाई खुद भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो इन्होंने खुद से कितनी जो मुस्बत वीडियोज़ हैं हमारे प्लेयर्स के लिए, अगर वो एक तनकीद बराए तनकीद हो रही थी तो तनकीद बराए इस्लाह अली भाई को भी वीडियोज़ बनानी चाहिए थी चूँकि ये माना जाना नाम है फैसलाबाद की स्पोर्ट्स में, तो ये भी खुलकर सामने आते हैं। और दूसरा जो आपने जिक्र किया इंडिया का आपने हवाला दिया, बात कंप्लीट होने के बाद हम इनसे जवाब लेंगे कि ये क्यों नहीं ये कर पा रहे। और दूसरा जो आपने जिक्र किया इंडिया का आपने जिक्र किया, जिन्नत मैं आपको बताऊं कि मुझे पहली मर्तबा भारत की जो फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, वो देखकर मुझे पता चला कि पाकिस्तान का एक प्लेयर था एथलेटिक्स अब्दुल खालिक कि जिनको मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी पाकिस्तान का अखबार नहीं पढ़ा उसके बारे में, कभी उसके बारे में कोई मूवी नहीं देखी, कभी हेडलाइंस में नहीं जाना कि वो इतना बड़ा प्लेयर था जिसको कि इंडिया को अपनी मूवी में लेना पड़ा और बाकायदा उसके कैरेक्टर को हाईलाइट करना पड़ा कि वो कितना, क्योंकि दूसरा प्लेयर एक प्लेयर की पकड़ बढ़ाता है और एक प्लेयर का कद बढ़ाता है कि जनाब किससे ये मैच विन किया है। और वैसे भी रियल बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं वो आपके जो उस टाइम के पूरे इंसिडेंट होता है उसमें हर तरह के अब ये देखें, अब यहाँ पे अलमिया देखें, हमने छोटे प्लेयर्स तो क्या हमारे तो बड़े प्लेयर्स भी हाईलाइट नहीं होते। और इंडिया में अभी पिछले दिनों मैंने मूवी देखी है चंदू चैंपियन, वो बंदे ने सिल्वर मेडल लिया था, बहुत ज्यादा मूवी और वो सिल्वर मेडल लिया उस बंदे ने, उस पर मूवी बना दी है। अब ये क्या है, ये स्पोर्ट्स को उजागर करने के लिए, स्पोर्ट्समैन को आगे लाने के लिए कि आपकी खिदमत को हम कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेन बंदे हैं, जो मेन स्पोर्ट्समैन हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, वही उनके भी अभी एक दो सीधा मूवीज बन पाई हैं। वो शाह हुसैन पर, कराची का बॉक्सर, उस पर एक मूवी बनी और वो भी मेरे ख्याल से किसी ने बहुत बड़ी हिम्मत करके। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जिस तरह से दूसरे कंट्रीज फिल्म्स के जरिए अपनी स्टोरीज, अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, अगर इसी तरह से पाकिस्तान भी डिफरेंट तरह की फिल्मिंग एप्स के जरिए इस तरह का कंटेंट जनरेट करे तो हमारे माइंड में जो हम देखते हैं वो बहुत गहरा तासुर छोड़कर जाता है और इस तरह से हम अपने स्टार्स को जो है वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे ये माजी में स्टार्स गुजरे हैं, ये अभी भी हैं, ये लेजेंड्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खेलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारा कौमी खेल हॉकी की जब भी हम बात करते थे, एक वक्त था कि जब हॉकी के मैचेस होते थे तो सड़कें वीरान हो जाती थी और बड़ी खूबसूरत सा माहौल बन जाता था। कहीं चाय के ढाबों पर महफिलें सजती थी, कहीं किसी के घर में पूरे हम देखते थे कि मोहल्ले में किसी के घर पर टीवी होता था तो सब लोग उनके घरों में इकट्ठे हो जाते थे और मिलकर इस तरह के मैचेस देखे जाते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। आज तक हम ओलंपिक्स में सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 8 हॉकी में है, लेकिन उसके बावजूद हॉकी हमारी जवाल का शिकार है। अली रजा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम उस खेल को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे, खिलाड़ियों को जो है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। इससे कबल मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एशिया हॉकी चैंपियनशिप खेलने के लिए गए थे। हमारे प्लेयर्स जो बदकिस्मती से उनको बस और गाड़ियाँ तो नहीं मिली लेकिन एक ट्रक जरूर मिला था जिसके ऊपर बैठकर उन्होंने ट्रैवल किया था और उसकी बाकायदा तौर पर वीडियो रही जारी भी हुई थी। और इसमें एक और अहम बात यह है कि प्लेयर्स तकरीबन 8 घंटे होटल के बाहर खड़े रहे। उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि उनको कौन सा होटल दिया गया और उनके लिए क्या अरेंजमेंट किए गए। तो जब आप प्लेयर्स को इस तरीके से रखेंगे, उनके साथ ये रवैया करेंगे तो प्लेयर्स कभी भी अपनी वो कहते हैं पंजाबी में जान मार के जो है वो गेम नहीं करेंगे।
तो इन चीज़ों को अगर आपने आगे लेके जाना है तो आपको हॉकी को प्रमोट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करवाने पड़ेंगे। मैंने आपको अभी प्रोग्राम में पहले बताया कि स्कूल लेवल के मरियम साहिबा ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो इन्होंने स्टार्ट किया है, और उनमें उन्होंने स्कूल के बच्चों का जो है वो मुकाबले करवा रहे हैं, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट के थे, फिर तहसील के शुरू हुए, फिर अब तमाम बच्चों को इकट्ठा करके एक डिवीज़न के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, और जिसका आज फाइनल भी है फैसलाबाद और तोबे के मोबाइल। तो एक अच्छा जो है वो खेल देखने को मिल रहा है, और यकीन करें जब बच्चे खेल रहे होते हैं और यकीन नहीं आता कि ये वाकई स्कूल के बच्चे हैं जो इतना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो अगर इनको आप प्रमोट करेंगे या स्कूल लेवल से हॉकी को बताएंगे ये हमारा कौमी खेल है, इसको हमने प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो देंगे, तो ये बहुत खूबसूरत खेल है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कौमी खेल ही इसको देखा जाए, एज ए फिज़िकल तौर पर भी ये जो खेल है बहुत ही फिट है। जिस तरीके से हम फुटबॉल को कहते हैं कि फुटबॉल में रनिंग रहती है, तो हॉकी में भी जो है वो कंटिन्यू जो है वो रनिंग रहती है। तो ये खेल बहुत ही खूबसूरत खेल है। हम इसको जितना प्रमोट करेंगे, हमारी जवाल जो अभी हॉकी के ऊपर है उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने उन लोगों को अपने ऊपर अफसर बना के रखा हुआ है जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हॉकी क्या है। हमें करना तो ये चाहिए कि जितने हमारे हॉकी के प्लेयर्स रह चुके हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, हम उनको आगे लेकर आएं, हम उनको फ्रंट लाइन पर रखें ताकि वो आने वालों को सिखाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अली हम देखते हैं कि हमें हमारे लेजेंड्स कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और जितना भी इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग होती है या जितने कोचेज उनके पास बच्चों के पास मौजूद हैं, वो शायद उनको उस तरह से सिखा नहीं पा रहे। हम अपनी रवायती चीजों में फंसे हुए हैं। हम बैनल अक़वामी अगर सतह पर देखें तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे। कम्पीट करने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आपको सामने वाले की भी सलाहियतों का पता हो कि वो किस लेवल पर खेल रहा है, आपको भी उसी लेवल पर जाना है। स्कूल लेवल पर जैसे अली ने मेंशन किया कि बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से खेल हो रहे हैं, लेकिन क्या फायदा अगर बच्चों को हम आगे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर वो प्लेटफॉर्म ही ना मुहैया कर पाए कि वो अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को उस तरह से उभार के बाहर ला सके जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जीनत, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, और कौमी खेल के साथ जो हमने किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। कमोबेश 8 के करीब मेडल्स जो हैं वो ओलंपिक में हैं हमारे, और 8 टाइम विनर्स हैं हम एशिया की जो गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, और इसके साथ साथ 4 वर्ल्ड कप हैं हमारे पास, और बेशुमार चैंपियन ट्रॉफीज हैं, और बेशुमार हमने टूर्नामेंट विन किए हैं। तो ये जो हमारा एक बड़ा और अहम खेल था वो भी हमारे सियासत की नजर हुआ, वो भी जो आपस के इंतशार हैं उसकी नजर हुआ। हमें कोई शहबाज जूनियर, कोई पीछे से हमें दूसरे लेजेंड्स के नाम जैसे हम कोई ले लें, हर फील्ड को उठा के देख लें। ना सिर्फ हॉकी की बात करूंगी, दीगर भी और बहुत सारे खेल हैं, कबड्डी के हवाले से बात करें या हम स्क्वॉश के हवाले से बात करें, हमें कोई भी लॉट अब दिखाई नहीं दे रही अपनी यंग जनरेशन की कि भाई ये उभरता हुआ स्टार है, ये भाई इसको देख के फ्ला प्लेयर की या फ्ला लेजेंड की याद आ जाती। ये नहीं, हमने कोई मिसाल ही सेट नहीं की। जैसे कि हम हॉकी की अभी बात कर रहे हैं, तो हॉकी को बाद में हमने लेकर कहां पर जाना चाहिए था हमें, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन टीम लगा लें आप, उसमें तसलसल आया, जो भी उन्होंने गेम पकड़ी उसमें अगर वो अरूज पे पहुंचे हैं तो उन्होंने अरूज को मेंटेन रखा है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। हमने 60 to 90 तक हॉकी के अरूज देखे हैं, मुकम्मल अरूज देखे हैं हमने, वो चैंपियन ट्रॉफी हो, वो टूर्नामेंट्स हो, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वो वर्ल्ड कप हो, हम ला रहे हैं, पाकिस्तान में ला रहे हैं, बेहतरीन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में हमने उन प्लेयर्स को हाईलाइट कितना किया, बाद में हमने मैदान कितने बसाए हैं हॉकी के। अब फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसमें हॉकी के कितने मैदान हैं, और जो हॉकी ग्राउंड है फैसलाबाद का, उसका जाके आप हाल देख लें, ऐसा लगता है कि कोई कदीम इमारत है, एक खंडर है, और वो लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की वो गेम है जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, और इसका ग्राउंड है ये। और ये तीसरा बड़ा शहर है, कमोबेश 85 लाख की आबादी का ये जिला है, और यहां पर हॉकी का ये हाल है। हम बात नहीं करते लाहौर की, हम बात नहीं करते कराची की, फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद की जिले इंतजामिया को ही होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखें तो हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि ज्यादा हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो गोजरा, टोबा, इन्हीं से निकले हैं, और यहीं के ग्राउंड जो है वीरान है। ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है। लीजिए, हमारे 7 ओलंपिक्स हैं प्लेयर जो फैसलाबाद से वाबस्ता हैं, टोबा और गोजरा फैसलाबाद डिवीजन के, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उनसे फ़ायदा नहीं ले रहे, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे। ग्रुप की शक्ल में ये जो ग्रुप बन रहे हैं ना आजकल, ये प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब जैसे अली बात कर रहा था पहले के ग्रुप्स बन रहे हैं जो खिलाड़ियों के और
जो कोचेज हैं उनका काम है ये कि जो हमारे अच्छा, बच्चे ये ग्रुपिंग से बड़ा मुझे याद आया कि ये बड़ा नुकसान पहुंचाती है। जिस जगह पे भी ग्रुपिंग हो जाए ना, वो कहीं ना कहीं हमारे फील्ड को या हमारे काम को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और ये कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है खेलों के लिहाज से, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। नाज़रीन, आज का जो मौजू है बड़ा ख़ास है, बहुत दिल के करीब भी है, और जितना ज़्यादा हम बात करें उतना ही इस पे कम है, क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं कि अपने फ़र्ज़ की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले, मुल्क की सलामती के लिए, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, और हमेशा से 24/7 हम देखते हैं कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस से जितने भी एसोसिएट डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम बिना ये सोचे कि उनकी फैमिलीज भी हैं, हमारे लिए 24 घंटे ड्यूटीज़ पर तैनात रहते हैं और बिल्कुल दरेक नहीं करते अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने के लिए। तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे ऑफिसर्स जो कि मुल्क की राह में और मुल्क की फरीज़ा और अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपने जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आज हम उन्हीं को सेलिब्रेट करेंगे, आज उन्हीं को खराजे अकीदत पेश करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जितने भी नौजवान आज तक अपनी कीमती जानें अपनी मुल्क और अपनी आवाम की सालमियत के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए अपने जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, उनको हम सलाम पेश करें, उनको याद करें, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से हम बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा से हम इसलिए पुरसकून तरीके से अपने मुल्क के अंदर रहते हैं क्योंकि सरहदों पर मौजूद और मुल्क के अंदर हमारे हर सूबे की जो पुलिस है वो अपना अपना बेहतरीन किरदार अदा करती है। थोड़ा सा 4 अगस्त के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो 2010 में हमने देखा था कि IGFC सिफत गयूर उनको खुदकश हमले में शहीद कर दिया गया था, एंड फिर 2015 में हमने देखा कि IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी ने उनकी ही शहादत की मुनासबत से 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस को मनाने के लिए उनको डिक्लेयर किया, और पाकिस्तान के तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स ने बड़ी ही इस बात को सराहा भी, उनके इस इकदाम को, और हर साल उसके बाद आज 9वां साल है, और कल हम इंशाल्लाह 4 अगस्त को दोबारा से यौम शोहदाए पुलिस को सेलिब्रेट करेंगे। उन्हीं की मुनासबत से जितने शोहदा आज तक अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, और इस दिन की क्या अहमियत है, ये सिर्फ एक दिन नहीं है, पूरा साल हम जितना भी इनका थैंक यू करें उतना कम है। तो इसी आज खास मौजू पर बात करेंगे, और हमारे साथ बड़े ही खास शख्सियत मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपनी जानें हथेली पर लेकर लिटरली निकलते हैं, और नहीं पता होता कि कब घरों को वापस जाएंगे, फैमिलीज क्या है, पर्सनल मैटर्स क्या है, कुछ नहीं पता, सिर्फ पब्लिक को सर्व करते हैं, और बड़ी ही अप्रिशिएटेबल पर्सनालिटी हैं। पहले भी कई बार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, आज फिर से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं बात कर रही हूँ SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद हसन जावेद भट्टी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले कि जैसे मैंने बात की है कि 4 अगस्त को मंसूब कर दिया गया है इस दिन के साथ, तो ये बड़ा ही खास दिन है, और इसके हवाले से जानेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पर, और उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि पुलिस के हवाले से जितनी एक्टिविटीज है उससे हमें जो है वो बारहा बताते रहे। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर आपसे बात का आगाज करूंगी कि 4 अगस्त जैसे कि यौम शोहदाए पुलिस दिन है, सिर्फ एक दिन नहीं है, पूरा साल हम जितना भी थैंक यू करें वो कम है। आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं, इसकी मुनासबत, इसकी अहमियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी जैसे आपने कहा कि पूरा साल भी हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें उतना कम होता है, लेकिन ये एक दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि ये थ्रू आउट द सोसाइटी अप्रिशिएट किया जाए, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि जिन जवानों ने अपनी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा कि मुल्क के लिए दे दी, तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि इसको वाइड स्प्रेड रिकग्निशन मिले, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। बिल्कुल सर, हम तो सिर्फ याद करते हैं शोहदा को, और हमारे दीन में भी इसकी बड़ी अहमियत, बड़े मोतबर शख्सियात ये समझ आती हैं, तो हर शोहदा अपने पीछे बहुत सारे सोगवार भी छोड़ जाते हैं जो उसको प्राउडली फील तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का अपनों से बिछड़ने का गम भी होता है। तो शोहदा की फैमिलीज़ के साथ पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से ताउन करता है, क्या सपोर्ट रहती है? जी ये पिछले कुछ सालों में जो शोहदा की अहमियत है उसको
बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और शोहदा पैकेज को भी बहुत इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा जो आपने बात की, हमारी वेलफेयर ब्रांच होती है जो कि कॉन्टीन्यूसली शोहदा के साथ राब्ते में होती है, और सिर्फ यौम शोहदा नहीं, इसके अलावा जो भी ईद के त्यौहार आते हैं उस पर भी हम उनके साथ गिफ्ट्स भेजते हैं, ऑफिसर्स खुद जाके उनसे मिलते हैं। इसके अलावा भी उनको कोई भी इशू हो तो वो शोहदा जो हमारी वेलफेयर ब्रांच है उसके ज़रिए आते हैं। जैसे बहुत सारी लोगों की बेटियों की शादियाँ होती हैं, वो फिर वेलफेयर ब्रांच, उसमें भी IG साहब ने उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिए वेडिंग गिफ्ट हम देते हैं उनको। तो थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ चल रहा होता है शोहदा की फैमिलीज़ का, जो हमारी वेलफेयर ब्रांच उनको लुक आफ्टर कर रही हो। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर ये कहें कि ये सिर्फ एक दिन नहीं है, देखने वालों को लगता है कि शायद एक दिन हमने रखा हुआ है, बस उसकी मुनासबत से हम इस चीज़ को आके सेलिब्रेट करते हैं, बात करते हैं और अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। ऐसा नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा साल शोहदा की फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे अपनी फैमिली के साथ है। और कल क्योंकि ये पूरे मुल्क में ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा, इसकी मुनासबत से फैसलाबाद में तैयब क्या एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं, क्या तकरीबात हमें दिखाई देंगी और उस हवाले से क्या इंतजाम हैं? शुक्रिया जीनत। कुछ साल पहले तक इसको बाकायदा कोई शोहदा का दिन नहीं डिक्लेयर किया गया था, फिर 4 अगस्त को शोहदा डे डिक्लेयर किया गया। और ये सिर्फ पुलिस शोहदा ही नहीं, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके जो शोहदा हैं वो उनकी सेलिब्रेशन भी, उनको जो खराज अकीदत पेश किया जाता है उसके लिए दिन मखसूस है 4 अगस्त। और फैसलाबाद में हमारे तकरीबन 109 पुलिस डिपार्टमेंट के शोहदा हैं और 139 गाजी हैं। गाजी भी उतने ही दाद के मुस्तहिक हैं जितने के शोहदा की जो कुर्बानियां हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान हथेली पर रखकर अपना फ़र्ज अदा किया। उनकी अल्लाह की तरफ से अल्लाह का शुक्र है जानें बच गईं, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। गोलियां खाई अपने जिस्म पे। अभी रिसेंटली हमारे DSP है वसीम फराज, DSP सदर सर्कल में विहाड़ी में पुलिस मुकाबला हुआ और उनके सीने में गोली लगी और पीछे से निकल गई, सीवियर इंजर्ड हुए। उसके बावजूद वो मुकाबला जारी रहा और बड़े नटोरियस किस्म के 2 जराइम पेशा अनासर जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचाए गए। उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया भी गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया। और 4 अगस्त को कल ख़ास तौर पे हर साल से ये रूटीन चली आ रही है कि एक बड़ी तकरीब मुनक़द की जाती है जिसमें शोहदा की फैमिलीज़ को बुलाया जाता है। गाजी जो साहबान हैं वो ख़ुद मौजूद होते हैं, उनकी फैमिलीज़ मौजूद होती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये तकरीब एक बड़ा छोटा सा एक नजराना है उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको किसी सूरत उसको एक्नॉलेज करने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कम अज़ कम 4 अगस्त को उनको बुलाकर ये याद करवाया जाता है कि हम पूरा साल भूले नहीं हैं, ना शोहदा को भूले हैं, ना आप जो उनकी फैमिलीज हैं उनको भूले हैं, ना साल भूले हैं, ना आइंदा आने वाले साल भूलेंगे। और इसी के साथ साथ अच्छा हर ईद पे बाकायदा तौर पर शोहदा के घरों में ईदी भिजवाई जाती है, उनको गिफ्ट्स भिजवाए जाते हैं। और एक ब्रांच, वेलफेयर ब्रांच खास तौर पे जो सिर्फ शोहदा की फैमिलीज के साथ इन टच होती है। उनका कोई भी मसला है, सिर्फ उनका कोई माली मसला नहीं, अदरवाइज भी उनको कोई प्रॉब्लम है और वो पुलिस अफसरान हल भी करते हैं। और इसी के साथ साथ IG साहब का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि शोहदा की बच्चों खास तौर पर बेटी की शादी पे कम से कम SP लेवल का ऑफिसर जाएगा, अपनी बेटी समझ के उसको रुखसत करेगा और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कीमती तोहफे भी उस बच्ची को दिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि जो शोहदा है, हम चूँकि इस वक्त पुलिस शोहदा की बात कर रहे हैं, उनको उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पब्लिक का भी उतना ही काम है, तमाम स्टेक होल्डर्स का काम है और ख़ास तौर पर ये हुकूमत वक्त का भी काम है। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा जीनत आपके प्रोग्राम में कि इतने फंड्स पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं दिए जा रहे कि जो पैकेज अनाउंस किया गया था शोहदा के लिए, उनके घरों के लिए 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से लेकर ज़्यादा रैंक के हिसाब से रकम थी। अब ये सिचुएशन है कि इनको वो फंड्स नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से मुखय्यर हज़रात से प्लाट लेके शोहदा की फैमिलीज़ को दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने फंड्स होने चाहिए, क्योंकि ये तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि बड़े महदूद वसाइल में रहते हुए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा ही जो है वो अपना काम करते हैं और बड़ा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। तो ये सवाल मेरे माइंड में भी था और मैं सर से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे इस तरह की जब बहादुरी की, कुर्बानी की लाजवाब दास्तानी हम सुनते हैं और उसे रकम करते हैं तारीख के पन्नों पर, उसके बाद डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर के अंदर जोश, जज्बा, वलवला और ज़्यादा बढ़ जाता है।
है, लेकिन बहुत सारे महदूद वसाइल राह में कितनी रुकावट बन जाते हैं। उस जज्बे को क्या कभी लगता है कि पस्त कर पाएंगी ये चीज़ें, या फिर किसी तरह के भी हालात हो पुलिस डिपार्टमेंट सर्व करती रहेगी? इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करूँगा। ये बेसिकली जो शोधा पैकेज जिसमें अब घर मिलता है या प्लॉट मिलता है, ये प्रॉब्ली 2017 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो जो इससे पहले शोहदा थे जी, उनको फिर ये ऑब्वियसली प्लॉट या घर नहीं मिलते थे। तो ये जो आईजी साहब का इनिशिएटिव है जिसका तैयब भाई ने जिक्र किया है, ये जो शोहदा उससे पहले शहीद हुए थे तो उनके लिए आईजी साहब जो हैं फिर वो हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए उनको भी प्लॉट्स हर जगह पे आईजी साहब ने लेकर दिए हैं। ये बड़ा उनका ऐसा कदम है। लेकिन जो उसके बाद शहीद हुए उसके लिए ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट जो है वो फंड्स ज़रूर रिलीज़ करती है। दूसरी बात जो है कि जो भी बंदा शहीद होता है वो इस चीज़ को देख कर नहीं होता कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या इतने पैसे मिलेंगे या मेरे बच्चों को या पीछे घर वालों को ये चीज़ मिलेगी। आप समझती हैं कि अपनी जान की कीमत तो कोई भी नहीं लगा सकता। तो ये एक जज्बा होता है, ये उनके अंदर जो है मुल्क के साथ वफादारी होती है, अपने डिपार्टमेंट के साथ वफादारी होती है, जो उसको अपनी जान भी जो है देने पे मजबूर कर देती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना हम पैकेज बेहतर करें, कोई बंदा अपनी जान देता है उसकी हम क्या उसको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि उनको अगर हम फाइनेंशियली कॉम्पनसेट भी कर दें तो एक बेटे या बेटी के लिए वालिद का ना होना वो तो आप पूरा नहीं कर सकते। उम्मत बादल तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो शहीद होने की इंकरेजमेंट है वो शोहदा पैकेज से नहीं आती। उसके जो मैंने आपको वजह बताई कि वो वफादारी है या लॉयल्टी है अपने डिपार्टमेंट से, मुल्क से, उससे आती है। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसको हमें लुक आफ्टर करना वो हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे तैयब ने निशानदेही की है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी है, आप क्या समझते हैं कि वाकई ही हमारी हुकूमत को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को उनके जिस ताउन की, जिस सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस बैकअप की ज़रूरत है, वो अभी तक डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा? जी, शोहदा पैकेज के हवाले से तो मेरा ख्याल है अब कोई इशू नहीं है, वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम उसको जितना मज़ीद बेहतर कर सकें वो हमें करना चाहिए ताकि लोग कॉम्पनसेट हो सकें, क्योंकि पीछे जो घर वाले रह जाते हैं उनके लिए बेशुमार परेशानियाँ होती हैं। तो जितना भी उनको कॉम्पनसेट किया जाए मैं समझता हूँ काम है। अभी बहुत बेहतर है लेकिन इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर हमेशा से पब्लिक सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई हो रही है, इस तमाम सूरत-ए-हाल, इन तमाम मसाइल ने जराइम को, बहुत सारे जराइम को जन्म दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट उन जराइम की रोकथाम के लिए क्या कर रही है, क्या मौसर प्लान तश्कील दे रही है, और मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारी जो रॉबरी है उसमें तकरीबन 700 कम केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी जो है वो तकरीबन 1100 केसेस कम रजिस्टर हुए हैं। डकैती के भी तकरीबन 30-35 केसेस कम रजिस्टर हुए हैं। तो पिछले साल से क्राइम बढ़ा नहीं है। अलबत्ता इसमें मज़ीद भी बेहतरी की गुंजाइश होती है। इसमें हम डॉल्फिन की पेट्रोलिंग, हमारी एलीट की गाड़ियाँ रात को पेट्रोलिंग करती हैं, और हमने एक इंटीग्रेटेड पेट्रोलिंग प्लान बनाया जो थाने की, PHP की, हमारी एलीट की गाड़ियाँ, डॉल्फिन की गाड़ियाँ सिंक्रोनाइज्ड एक तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे तकरीबन 22 के करीब जो हैं क्रिमिनल्स वो मारे गए हैं, और तकरीबन 24-25 के करीब जो इंजर्ड हुए हैं पुलिस मुकाबलों में। हमारे अपने भी 4-5 लोग। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, और आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत सी गुफ्तगू चल रही है। 4 अगस्त है, कल पूरे मुल्क में यौम शोहदा पुलिस मनाया जाएगा। तमाम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि इस दिन की मुनासबत से ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाया करें, और पूरा साल भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ज़रूर ताउन किया करें, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए तैनात रहते। 24/7 बहुत हैक्टिक रूटीन होती है। हमें पता होता है 9 to 5 जॉब करनी है, शाम को घर चले जाना, फैमिली को टाइम देना है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जितने भी एसोसिएट
जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ कब शुरू होंगी, कब ख़त्म होंगी, कोई इल्म नहीं होता है। तो इसलिए इन तमाम काविशों को भी सराहते रहना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि हम बात करें शोहदा के हवाले से, तो मैं सर से ज़रूर जानना चाहूँगी कि सर कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि फील्ड में आपका हर रोज़ नए नए चैलेंजेस के साथ सामना होता है, कोई ऐसा वाक़या जो कि शोहदा की याद को ताज़ा कर देता हो, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल कोई केस रहता हो और आपको कोई अपने ऐसे साथी की याद आई हो जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा वाक़या तो लाहौर में माल रोड पे हुआ था, जिसमें हमारे डीएजी सर मुबीन शहीद हुए थे और साथ हमारे एसएसपी ऑपरेशंस थे लाहौर सर जाहिद गोंदल, वो शहीद हुए थे। शायद आपने टीवी पे देखा भी हो। तो उस टाइम हम बिल्कुल सर्विस में नए थे, हम प्रॉब्ली एलीट में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और उन दोनों का जो जनाजा था वो भी एलीट में ही हुआ था। तो वो हमारे लिए काफ़ी, क्योंकि हम सर्विस में नए थे, ऐसी कभी चीज़ देखी ही नहीं थी, तो बहुत सारे सीनियर अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे और उनमें से काफ़ी रो भी रहे थे, मतलब बाकायदा आंसू आ रहे थे। ज़ाहिर बात है उनके ने जैसा सर्व किया हुआ था और एक पेनफुल चीज़ होती है, तो वो बिल्कुल वो बड़ी जो है मेमोरी मेरे ज़हन में है कि वो इसी तरह बड़ी अफसोसनाक दिन था। और अगर हम देखें तो आपने जितनी भी शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एज पुलिस ऑफिसर भी आप कुछ ना कुछ उससे सबक सीखते हैं और पब्लिक के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ सबक होता है। तो आप अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि जैसे अभी आपने एक वाक़या भी शेयर किया, और पब्लिक के लिए इसमें क्या सबक है? जी, जैसे आपने खुद भी कहा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा पुलिस को क्रिटिसाइज़ करती है, जिसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। क्राइम की भी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं, सोशल इकोनॉमिक वजूहात होती हैं, लेकिन वो शायद समझा जाता है कि पुलिस की नाकामी है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है। और फिर वसाइल महदूद होने की वजह से बहुत सारी और भी कंप्लेंट्स पुलिस के अगेंस्ट आती हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो फिर पब्लिक को वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मैंने देखा भी है कि यहाँ पे भी इवन फैसलाबाद में जहाँ पे हमारे लाइव इनकाउंटर्स हुए, तो क्योंकि हम मौके पे जाते भी हैं तो लोगों की एक बिल्कुल और तरह का रिस्पांस होता है, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोगों ने। एक दो जगह पे लोगों ने फिर बाकायदा फंक्शंस किए और हमने भी सीनियर अफसरान को भी बुलाया, जब वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि पुलिस किस बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही है और अपनी जान जो है वो ख़तरे में डाल के ख़तरनाक डाकुओं का मुकाबला करके उनको मारते हैं, तो फिर पब्लिक का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, और जैसे तैयब भाई ने जिक्र किया कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है लेकिन अप्रिसिएशन उस लेवल की नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोई भी जब पुलिस वाला शहीद होता है तो पब्लिक का रिस्पांस थोड़ा सा और पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैयब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो फैसलाबाद पुलिस स्टेशंस में, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या नित नई टेक्नोलॉजीज़ हैं? और साथ ही साथ ये बताइएगा, वसाइल हमेशा से आप ही बताते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से जितने हमारे ऑफिसर्स आते हैं वो कहते हैं ठीक है हम तो अपना सर्व कर रहे हैं। कौन से ऐसे वसाइल हैं जिनकी अभी भी कमी है और उनको फ़ौरन पूरा करने की ज़रूरत है? हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे उनको सपोर्ट करें, वो वसाइल उनको दिए जाएं ताकि हमारा डिपार्टमेंट बेहतर अंदाज से मज़ीद सर्व कर सके। जीनत, जितने इस वक्त वसाइल इनके पास मौजूद हैं, जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, उनको अगर 100 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाए फिर मैं समझता हूँ इतनी कमी है, इतनी ज़्यादा कमी है। इनके पास गाड़ियों की कमी है। मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, हमारे फैसलाबाद के 2 डीएसपीज़ हैं, अभी रिसेंटली फैसलाबाद पॉइंट हुए हैं, उन बेचारों के पास गाड़ी नहीं है। मैंने एक डीएसपी को देखा, वो बाइक पे बैठ के जा रहा था। मैंने रोक के पूछा, सर कहाँ जा रहे हैं? कहते मैंने जहाँ पे घर लिया है किराए पे वहाँ पर जा रहा हूँ। सरकारी रहायशगाहें नहीं हैं, ऑफिसर्स के लिए मौजूद हैं, डीएसपी लेवल से नीचे नहीं मौजूद। सबसे बड़ा मैं आपको जुल्म बताऊँ जीनत, हमारी तकरीबन 9100 के अराउंड स्ट्रेंथ है पुलिस डिपार्टमेंट की, उसमें से 80% ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के वो किराए के घरों पे रह रहे हैं, ना उनके पास कोई आबाई घर है, ना उनके पास कोई ज़ाती घर है, इवन ना उनके पास कोई सरकारी घर है। 200 समथिंग सिर्फ क्वार्टर मौजूद है, उसमें आप देख लें 200-250 बंदा खप गया। और बहुत बड़ी तादाद पुलिस वालों की ऐसी है जिनके पास सरकारी घर भी नहीं है, ज़ाती भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मक्कूआना एक इनके पास CIA का स्टाफ है, वहाँ पे आई थिंक 30 एकड़्स या इसके अराउंड बहुत बड़ी जगह इनके पास मौजूद है। लेकिन इनको अगर वो फंड्स दे दिए जाएं, उस जगह पे
रहायश गाहें बन जाएं, आपकी सारी पुलिस की वहाँ पर खपत हो सकती है। अच्छा, ये सवाल मैंने किसी से कभी, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग आए, पूछा नहीं है। हम वैसे आम जब भी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं सैलरी टाइम पर मिल जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी मिल जाती है एग्जैक्टली, वो तो टाइम पे मिल जाती है, इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे कम ही इनके इंसेंटिव्स हैं। और अब देखें, समुद्री एक रहायशगाह हो कांस्टेबल की, उसको ड्यूटी पे सिटी फैसलाबाद आना पड़े तो उसको आने में बाइक पे 1 से सवा घंटा वो लगेगा, उसका फ्यूल कंजप्शन होगी, एग्जैक्टली वो कंजप्शन होगी। फिर अगर वो लेट पहुंचेगा तो एसएसपी साहब सस्पेंड भी करेंगे कि आप ड्यूटी पे क्यों नहीं पहुंचे। सर, इतनी सख्तियां भी हैं, इतनी मुश्किलात भी, इतने चैलेंजेस भी फेस करते हैं आप लोग। और बहुत देखें, इस बात से तो हम सभी इत्तेफाक करते हैं कि हर जगह पर अच्छे बुरे हर तरह के रवैये भी दिखाई देते हैं, हमारा हर तरह का एक्सपीरियंस अच्छा बुरा भी होता है। उसके बावजूद आप इतना सर्व करते हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो क्यों, लोग इतने नाराज क्यों रहते हैं पुलिस से? इतनी मुश्किलात जो बताई गई हैं, इसमें भी आप किसी भी पुलिस कांस्टेबल को भी पूछेंगे तो वो कंप्लेंट नहीं करेगा, ये उनकी अच्छी बात है। और ये पॉलिसीज जो बनी हुई है, जैसे कोई समुद्री वाला इधर आता है, वो ये कि होम पुलिस स्टेशन में हम नहीं पोस्ट करते, होम पुलिस स्टेशन में पोस्ट करने से फिर और मसाइल जन्म लेते हैं। तो बाकी ये कि जो भी पब्लिक वाला बंदा जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आजकल होता है पुलिस के साथ, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी आए थे, तो एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस हुआ था जी। तो वो रात के 1:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली और उस पर जो है फौरी तौर पे मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और पूरी सीआई की टीम फौरी तौर पे उनको बुलाया, सुना। अब रात के 1:30 बजे तो शायद और कोई महकमा रिस्पॉन्ड ना ही करे, तो हमने पूरी बात सुन के और फौरी तौर पे काम भी शुरू कर दिया। तो वो बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग केस होता है कोई भी किडनैपिंग फॉर रैंसम वाला। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से 3-4 दिन में वो बच्चा भी रिकवर हुआ, सारे पैसे भी आ गए और मुलजमान भी पकड़े गए। तो उस फैमिली का रिएक्शन बिल्कुल मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ उनकी रिमेनिंग ज़िंदगी के लिए पुलिस के वाले से पॉजिटिव हो गया कि पुलिस सीनियर अफसरान इतने अच्छे तरीके से उनसे मिले, बगैर किसी रुकावट के उनकी सारी चीज़ें हो गई, उनको फैसिलिटेट भी किया गया। इसी तरह बाकी लोग भी इस तरह की मुश्किलात या मर्डर हो जाता है या अदरवाइज़ किसी प्रॉब्लम में होते हैं और पुलिस के अच्छे रिस्पांस से हम उनका मसला हल कर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए हमारे एम्बेसडर्स बन जाते हैं, हर जगह पे पुलिस की तारीफ़ करेंगे। सर, जहाँ पे अच्छे लोग काम करते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस पब्लिक के साथ सही नहीं रहते। इस बात से शायद आप भी एग्री करेंगे। ये जो केसेस की आपने बात की बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं। हाई हमारे अथॉरिटीज़, हमारे ऑफिसर्स, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसमें सर्व करते हैं और बड़ी जुर्रतमंदी से, बहादुरी से, जैसे आपने बताया कि रात के 1:30 बजे भी सर्व करने को तैयार रहते हैं। लेकिन हमने अपने शहर के अंदर लोकल शाहराहों पर, सड़कों पर या कहीं पे भी एरिया साइड पर हमने बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी देखे हैं जिनका रवैया या पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी फर्द का रवैया पब्लिक के साथ थोड़ा गैर मुनासिब होता है, जिसकी वजह से शायद पब्लिक आज तक भी उस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट पर ट्रस्ट नहीं कर पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो इस रवैयों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? उन ऑफिसर्स के खिलाफ घेरा कैसे तंग किया जा सकता है जो अपनी कुछ हरकतों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया और मैं समझता हूँ जितनी पुलिस में अकाउंटेबिलिटी है कहीं पे भी नहीं है। हमारे तो हर दूसरे दिन लोग डिसमिस हो रहे होते हैं, लोगों पे पर्चे हो जाते हैं और इस तरह की जो भी चीज़ कोई सीनियर अफसर के नोटिस में आती है उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाता है। अभी मैं समझता हूँ कि एसएचओ लेवल तक भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है। अगर कोई इशू एसएचओ को नॉलेज में आ जाए तो वो ख़राब नहीं होता, वो अच्छे तरीके से हैंडल हो जाता है। उससे नीचे अभी भी थोड़ा सा इशू है और हम उसमें ट्रेनिंग में फोकस कर रहे हैं कि उनकी भी जो है ट्रेनिंग की जाए और उनको बेहतर किया जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आजकल ये भी एक बहुत ट्रेंड है कि नीचे जो भी आईओ होता है या तफ्तीशी होता है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कई लोग करते हैं या उसको पैसों की ऑफ़र करेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे कि वो गलत काम करे उनके लिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर सहते भी हैं और मुश्किल हालात में काम करते हैं। मीडिया का प्रेशर, लॉयर्स का प्रेशर और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी उनको करते हैं। तो वो बड़े अच्छे तरीके से कई लोग डील भी कर लेते हैं, कई में मिस मैनेज हो जाता है। अगर ना उनको फेवर दें तो वो फिर उनके अगेंस्ट सीनियर अफसरान को मुख्तलिफ ज़राए से कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं और कई दफ़ा वो उस वजह से शायद सफ़र भी करते हैं इंसाफ देने की वजह से भी।
तो नीचे भी ट्रेनिंग्स वगैरह जारी हैं, और इवन डॉल्फिन में तो हमने बॉडी कैंप्स भी इंट्रोड्यूस कराए इसी वाले से, क्योंकि डॉल्फिन आपको पता है स्ट्रीट्स भी होती है हमेशा, और इसी तरह लोगों से इंटरेक्शन होता है, ताकि उनके बिहेवियर पे एक चेक एंड बैलेंस हो सके और उसकी वजह से उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी भी है चेक एंड बैलेंस रखना, और जैसे बात की अकाउंटेबिलिटी की, ये हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, नॉट जस्ट के पुलिस डिपार्टमेंट में, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट उन सब में होगा, तभी हम अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सर्व कर सकेंगे, तभी हम मुल्क पाकिस्तान के लिए और उसकी तरक्की के लिए काम कर सकेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल जब ये सेशन का आगाज़ हुआ तो एसएसपी साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल हमने देखा है कि क्राइम रेट कम हुआ है। उससे तैयब कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं तैयब आपसे भी जानना चाहूँगी कि चोरी, राजधानी, डकैती, ऐसी तमाम वारदातों में आपने कितनी कमी देखी है फैसलाबाद शहर में? जीनत, एसएसपी साहब की बात अगर हम कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के साथ देखें तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिछले साल इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी कम थी, इस बार वो ज़्यादा है। अब इनके पास अब बड़ा जदीद स्केच बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, फौरी तौर पे इनको मोबाइल के डाटे, लोकेशन, हर चीज़ अवेलेबल है। सीआरओ ब्रांच बड़ी अच्छी अपडेट होती जा रही है इनकी, और सीडीयू ब्रांच जो इनकी है डाटो वाली, वो भी बड़ी अच्छी अपडेट होती जा रही है। उससे नो डाउट फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन वही बात जो मैं आपके हर प्रोग्राम में हर ऑफिसर के आने पर करता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। 10 मिलियन प्लस आपकी पॉपुलेशन है और स्ट्रेंथ उसी पे खड़ी है। अगर 10 साल पहले देखें तो 7000 के अराउंड थी, 10 साल बाद अब 9000 के अराउंड है। अगर हमें 200 कांस्टेबल मिलते हैं तो 300 साल रिटायर भी हो जाते हैं। अभी देखें 100 प्लस एप्लीकेशन रिटायरमेंट के लिए पड़ी हुई हैं, और अब तो हुकूमत ने पिछली हुकूमत ने ये कर दिया था कि 55 ईयर्स से कम एज का बंदा रिटायरमेंट ले नहीं सकता, वरना बहुत सारे लोग अब तक भाग चुके होते। जितना स्ट्रेस है, वसाइल कम है और एप्रिसिएशन कम है। आज रात को एसएसपी साहब ने एसएचओ को दिया होता है वेल डन 62 सर्टिफिकेट, 50,000 इनाम, बड़ा अच्छा काम किया। अगले दिन शाम को खबर आती है कि सस्पेंडेड। ये इनकी नौकरी है बेचारों की ना, किसी वक्त क्या हो जाए इनको कुछ पता नहीं होता। तो अनप्रेडिक्टेबल। अगर ये चीज़ें थोड़ी सी इनमें स्टेबिलिटी आई, इनको रिसोर्सेज इनको प्रॉपर मिलते रहें और इन्हांस कर दिए जाएं, तो आप यकीन करें पिछले साल की निस्बत अब वारदातें कम हुई हैं, इसी साल कम होना शुरू हो जाएंगी। एक दरमियान में एक वेव भी आती है, जिस तरह ईद थी, ईद पे एक वेव आई मवेशी चोरी की। लोगों के मवेशी घरों के बाहर बांधे हुए हैं, अब हर वक्त ना पुलिस उन पर बैठ सकती है ना घर वाले उन पर बैठ सकते हैं। फिर हमारे बहुत कम रिवाज है सीसीटीवी कैमरे लगाने का। पब्लिक अगर हर घर में, ज़्यादा अब ये महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटा घर है, एक कैमरा लगा लें, आपकी सिक्योरिटी है, उससे पुलिस को मदद मिलेगी, बड़ी जल्दी आपके मुलज़िम ट्रेस हो जाएंगे। तो पब्लिक भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करे। और अच्छा, फिर एक बड़ी हमारी ये बात है, 15 जुर्म होते देख के बहुत कम लोग 15 पे कॉल करते हैं कि हमसे पूछगिछ होगी। भाई वो जो आपसे पूछगिछ होगी वो आपने जो देखा उसके मुतालिक होगी कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, वहाँ पे आप गुजर रहे हैं या आपको शोर सुना है, आप सबसे पहले पहुंची, आपने क्या देखा, वो पूछगिछ होगी। आपसे कोई तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये का खौफ पब्लिक के अंदर है, जो डर है सर, वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो वो बात करते हैं ना कि पुलिस के साथ पब्लिक ताउन करे, अप्रिशिएट करे, एतमाद करे, वो नहीं कर पा रही। आप उसकी क्या मेजर क्या वजह समझते हैं? हालांकि हम हर बार यही डिस्कशन करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई पुलिस ऑफिसर आता है, हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह महदूद वसाइल में कितने कितने प्रोजेक्ट्स और कितने सेंसिटिव चीज़ें आप लोग हैंडल करते हो। तो ये क्या वजह है कि आम शहरी के दिल से वो खौफ नहीं निकल पा रहा है? जी बिल्कुल, वो शायद समझते हैं कि इसमें बार बार उनसे पूछगिछ होगी, और जिस तरह ये भी जिक्र किया, या शायद उनको कोर्ट में भी गवाही देनी पड़ेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और इस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है कि पब्लिक आगे आए और जो वो देखते हैं कम अज़ कम उसके वाले से पुलिस को ज़रूर वो इतला जो है दे, ताकि पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। और पब्लिक के साथ जितना रिलेशन अच्छा हो, वो मेरे ख्याल में फिर आगे पुलिस को भी कोऑपरेट कर सकते हैं, या कम्युनिटी में ये सेंस लाने की ज़रूरत है कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है। जो अभी बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग का भी जो आइडिया है वो यही है कि पुलिस अकेले या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अकेले कामयाब नहीं हो सकती। जब तक वहाँ की पब्लिक
उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, उनके साथ मिलकर जराइम का खात्मा नहीं करेगी, तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जितने भी कानून साज इदारे हैं वो कैसे ताउन कर सकते हैं? इससे पहले एक बात जो मेरे ज़हन में आ रही, जो बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि CCTV कैमरास लगा दें। अब आप अपना कोई भी बंदा नया घर बनाता है तो उस पर वो 1.5-2 करोड़ लगा देगा, लेकिन CCTV कैमरास के सिस्टम पे 50,000 नहीं खर्चेंगे। वो उनका सिक्योरिटी अपरेटस है, खुदा न खास्ता कल को कुछ हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल जाता है, या इवन कोई और क्राइम इर्द गिर्द होता है तो वो उन कैमरास की वजह से असिस्टेंस हो जाती है पुलिस की। फिर ये देखने में आया कि जो घरों की वारदात है, चोरी हो जाए या उसमें रॉबरी हो, उसमें घर के मुलाजमीन 90% वो इन्वॉल्व होते हैं। और अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो घर पे नौकरानी रख लेंगे, पूछेंगे जी कब रखी जी, 3 दिन पहले रखी, कैसे रखी, बस आई उसने नॉक किया कि मुझे रखने, मैंने रख ली, और ना कोई शनाख्ती कार्ड लेंगे ना और कोई उसकी आइडेंटिटी लेंगे, और फिर अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। तो ये भी अवेयरनेस उनमें होनी चाहिए कि आप कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ रखें तो पहले पुलिस से वेरिफिकेशन कर लें कि ये खातून पहले से तो नहीं चलान हुई, या कम से कम आपके पास उनकी डिटेल्स हो ताकि अगर वो कुछ करके जाती हैं तो आप उनको फॉलो अप कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम्युनिटी मिल के, अगर आपके गली का कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और वहाँ पे डेली बेसिस पे वारदात होती है, तो वहाँ पे अगर आप एक बल्ब लगवा देंगे, बल्ब भी लगवा दें और CCTV कैमरा भी लगवा दें, उस पे कितनी कॉस्ट आएगी? अच्छा, आपने हाउस हेल्प्स और हाउस मेड्स की बात की। हमने बड़ा ही माजी में भी सुना है, पिछले सालों में भी, कि ख़वातीन बहुत सारी वारदातों में मुलव्वस होती थी। तो हमारे लेडीज़ पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से शहर के अंदर इस तरह की क्राइम में कितना ज़्यादा कंट्रोल आया है और मज़ीद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं? अभी लेडीज़ पुलिस जो है हमारा उसका प्रपोर्शन काफ़ी बढ़ गया है। अभी तकरीबन हमारी 800 से 900 के करीब जो है लेडीज़ हमारी फोर्स का हिस्सा हैं। अभी रिसेंटली भी तकरीबन 51 के करीब 52 जो है वो लेडीज़ आउट ऑफ 194 भर्ती हुई, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, फिर हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट भी है, तो उनकी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं। अभी मैंने अपने तौर पे एक कोशिश की थी, हमारे पास 100 नई लड़कियां आई थी ट्रेन होके, तो उनको मैंने मुख्तलिफ जो है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन, बड़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं आपको पता है, उनको मैंने मुख्तलिफ टास्क दिए। कुछ को नायब मुहर्रर के तौर पे ट्रेनिंग कराई, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हैं टू वर्क एज नायब मुहर्रर। कुछ को CDRs की ट्रेनिंग दी गई, वो आगे जाके क्राइम के अगेंस्ट जो है वो करेंगी। कुछ को मिसल राइटिंग्स खाई गई, इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर्स तैयार किए गए। तो यानी कि 100 लेडीज़ हमारी बहुत प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे सामने आएंगी इंशाल्लाह ताला। मतलब कि जितनी फीमेल सिटीजन है हमारे लिए, आप समझ रहे हैं कि उनकी अप्रोच पुलिस तक अब कंपैरेटिवली इजी हो गई है हमारी लेडीज़ ऑफिसर्स की वजह से? जी, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा है। एक तो वुमेन पुलिस स्टेशन तो है ही है, इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में हमारी लेडीज़ तैनात हैं। तो आप खुद समझ सकती हैं कि एक लेडी को, एक खातून से बात करने में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होती है। बिल्कुल। और ये कानून भी यही कहता है कि अगर कोई लेडी पुलिस स्टेशन में आती है तो उसको लेडी ही डील करे या उसको उस तरह ट्रीट किया जाए, तो उससे उनको बात कन्वे करने की और उनकी समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जैसे मैंने कहा, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए। सिर्फ ये नहीं है कि वो मेन्यूअल सी जॉब करें या घर पे बैठे रहें, जब रेड करना हो तो फ़ोन करके बुला लिया जाए और इस तरह हो, बल्कि वो अपने जैसे मर्द काम करते हैं वैसे ही वो आगे आके पॉजिटिव काम करें। ये भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी SHO गुलबर्ग जो हैं वो भी एक लेडी को हमने तैनात किया, क्योंकि वो शी वांटेड वॉलंटियर भी उन्होंने किया और वो बड़ी एक्टिव हैं और अच्छा काम करती हैं, तो हमने उनको कोशिश की है कि उनको भी चांस दें। तो हमारे महकमे में जो भी काम करेगा रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, उसको चांस मिलता है और अच्छा काम करने की उसको अपॉर्चुनिटीज भी है, चांसेस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, सब चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी भी है, उसके बावजूद करप्शन है क्यों? अब उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। बिल्कुल। एक तो आपकी सोसाइटी में हर तरफ करप्शन है, इट्स नॉट ओनली पुलिस तो बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद सबसे कम करप्शन, उसका क्वांटम सबसे कम हो या सबसे कम नुकसान सोसाइटी को पहुँचाते हो। 5-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार से ज़्यादा करप्शन नहीं होती आम। देने वाले का कसूर है कि लेने वाले का? कुरान पाक क्या कहता है? दोनों जानवी हैं तो दोनों के कसूर होता है। तो इनकी करप्शन
उस क्वांटम बहुत कम है और फिर इतनी अकाउंटेबिलिटी है, उसके फोरम है, आईजी साहब की हेल्पलाइन है, सीएम की अपनी हेल्पलाइन है, हमारे इधर ऑफिस कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होती है, सिक्योरिटी ब्रांच से मॉनिटरिंग होती है, स्पेशल ब्रांच है और वो बहुत ज़्यादा सजाएँ भी उस पर दी जाती हैं। अच्छा, किस तरह की सजाएं होती हैं और क्या इसके बाद का क्या पूरा लाहे अमल होता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम शौहदा के हवाले से भी बात की, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात की, क्योंकि कल 4 अगस्त पूरे मुल्क में यौम शौहदा पुलिस मनाया जाएगा। तो इस हवाले से स्पेशली सर, क्योंकि और गुफ्तगू की जानिब हम बढ़े, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि इन लोगों ने अपनी जवानी जो है, अपने अच्छे दिन जो हैं, अपनी ज़िंदगी जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, वो इस मुल्क के लिए कुर्बान की है। वो हमारे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपना जो है आज कुर्बान की है, तो हमें उसकी बड़ी कदर करनी चाहिए और उनको हर तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्कूल जो हैं वो शोहदा के बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्कूल उनको जो है वो डिस्काउंट्स देते हैं, इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी है। तो बाकी भी लोगों को आगे आना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और इस तरह की एप्रिसिएशन से जो लोग आगे मौजूद हैं महकमों में, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में, उनमें भी ये जज्बा मज़ीद जो है वो ताज़ा होगा कि हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है या उस शहीद की फैमिली को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो उसमें कभी मुश्किल वक्त आए तो वो लोग भी अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान करें। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि हम जैसे अभी तो बात करते रहते हैं कि माजी में ये इंसिडेंट हो गया, हाल क्या चल रहा है, मुस्तकबिल के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरह की क्या हिकमत अमली हैं? जैसे हम क्राइम रेट के हवाले से बात कर रहे थे, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि अगर पिछले साल की निस्बत इस साल कम हुआ है, मज़ीद इसमें किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं, क्या हिकमत अमली हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मौजूद हैं अगर कोई डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, सर्व करना चाहता है तो? जी बिल्कुल, इसमें हमारी अल्लाह का शुक्र है जो मेरी तैनाती तकरीबन 6.5 महीने हो गए मुझे, और मैंने आपको बताया कि इसमें हमने कितने तकरीबन 50 के करीब तो इनसे मुल्ज़मान से आमना सामना हुआ पुलिस में, जिससे मेरे रात को 22 थे, 3 रात को मज़ीद डाकू मारेंगे तो 25 के करीब डाकू मारेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारा पुलिस का कोई भी शहीद नहीं हुआ, 4-5 लोगों को फायर लगे, वो गाजी हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी, किसी भी कमांडर के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसकी अपनी फ़ोर्स का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई आपका जवान शहीद हो जाता है तो वो मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ा लॉस भी है, बोझ भी रहता है आपके ऊपर अखलाकी तौर पे भी, कि शायद आपकी किसी गफलत की वजह से वो काम हो गया। तो सबसे बड़ी कामयाबी और किसी भी कमांडर की यही है कि अपनी फ़ोर्स का नुकसान ना करे और मैक्सिमम रिज़ल्ट्स अचीव करे। और दूसरा आपका पॉइंट था अपॉर्चुनिटी के वाले से, तो इसमें तैयब मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि सबसे ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पुलिस का है। बिल्कुल, इसमें हर स्टेज पे, जैसे फैसलाबाद की रिक्रूटमेंट हुई तो उसमें एक डीआईजी बोर्ड को हेड कर रहे थे और डीआईजी हर लेवल को खुद मॉनिटर कर रहे थे। इवन जो दौड़ थी उसमें डीआईजी साहब खुद मौजूद थे, एक एसएसपी थे और मैं सेक्रेटरी था उस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, और इंटरव्यू प्रोसेस में भी। और अब लोगों का मैं आपको बताऊं कि इतना पुलिस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे एतमाद हो चुका है कि अब आपको सिफारिशें मिनिमम किस्म की आती हैं जिनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। बिल्कुल, अब लोगों का एतमाद भी बढ़ चुका है। अब आपको सिफारिश भी नहीं आती कि इस बंदे को रख लें या इस बंदे को निकाल दें, और उनको पता है कि कोई सुनेगा भी नहीं। ये थ्रू आउट पंजाब पुलिस में कह सकता हूँ कि ये ट्रेंड है, और उसमें लेडीज़ के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने आपको बताया रिसेंट रिक्रूटमेंट में 52 लेडीज़ हैं आउट ऑफ 194, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 25-30%। तो कोई भी बंदा उसमें अप्लाई कर सकता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट पे आगे आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वसाइल की तो हम बात करते हैं तैयब, लेकिन इसमें भर्तियों की, कितने हमारे नौजवानों की ज़रूरत है पुलिस डिपार्टमेंट को इस वक्त फैसलाबाद में, क्योंकि 1 करोड़ के लगभग फैसलाबाद की आबादी है। आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, हमारे डिपार्टमेंट को नौजवानों की भी उतनी ज़रूरत है। दीगर वसाइल की तरह भर्तियों की कितनी ज़रूरत है मज़ीद? जीनत 4 साल पहले या 3.5 साल पहले यहाँ पर सीपीओ थे इशफाक अहमद खान साहब, वो बाद में आरपीओ रावलपिंडी भी रहे इधर उधर। उन्होंने एक लेटर लिखा था हुकूमत पंजाब को बरास्ता आईजी साहब कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये पॉपुलेशन है, ये सारा सिस्टम है हमारे फैसलाबाद का, ये क्राइम रेट है,
हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और फैसलाबाद के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमें जो उस वक़्त इनकी नफरी थी 8,300, उन्होंने कहा कि हमें कितनी चाहिए 34,500 समथिंग, हमें 34,000 नफरी रिक्वायर है। ये 3-3.5 साल पहले की बात है, जबकि पॉपुलेशन आज से कम थी। अगर आज आप देखें पॉपुलेशन उससे अल्टीमेटली 3 साल में ज़्यादा हुई है, लेकिन नफरी हमारी सिर्फ 1000 बढ़ी है। कहाँ 8,100-200 था, आज 9,100 के करीब है। जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा रिटायर भी हो जाते हैं। हमें इनकी भी ज़रूरत है, हमें गाड़ियों की भी ज़रूरत है। अगर एक थाने में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी बहुत अच्छी है तो 2 गाड़ियाँ बस धक्का स्टार्ट ही हैं। पुरानी कई साल पुरानी गाड़ी चल रही हैं और जुल्म पूरे पंजाब में। और हम तो चूँकि फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, हमें फ्यूल नहीं मिल रहा। हमारी पुलिस डिफ़ाल्टर है, 2-3 पेट्रोल पंप्स की डिफ़ाल्टर है, वो करोड़ों में डिफ़ाल्टर्स है, मिलियंस में डिफ़ाल्टर है। ये पहली बार हमने देखा है ये इस साल में जो हुआ है 23-24 में, वरना फ्यूल के जो फंड थे वो वापस विड्रॉ हुआ करते थे, वापस जाया करते थे। मतलब महंगाई ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी मुतासर किया, अल्टीमेटली इसको भी मुतासर किया है। अब फिर देखें वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंड वेलफेयर पे खर्च हो रहे हैं। जिस तरह जहेज़ फंड बढ़ा दिया गया है, तदफीन का फंड बढ़ा दिया गया है, वो कहाँ 1000 में था वो लाखों में चीज़ें कर दी गई हैं। तो जो पुलिस के पास अजाफी फंड होते थे वो सब वेलफेयर में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पहले एप्रिसिएशन बड़ी कम थी, किसी ने मुकाबला किया शाबाश कर दिया, अब उनको इनाम भी मिलते हैं, उनको CC2 भी मिलते हैं, IG साहब CC1 भी दे रहे हैं। सबसे अच्छा इनका वो बड़ा ये एक सनद है जो तारीफ के तौर पर दी जाती है, CC1 IG का इख्तियार है वो, अब वो भी दी जा रही है। एप्रिसिएशन बहुत हो रही है। हुकूमत को ये चाहिए कि इनको रिसोर्सेज हम मेक श्योर करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और हुकूमत भी उतनी सपोर्ट करेगी। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जाते जाते मैं बस यही कहूँगी कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए सर्व करती है, तो हमारी पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों का चोली दामन का साथ होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एतमाद करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।